अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे। आज हम अपना टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने लिख भी दिया है टेस्ट 5 हम आज अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन चूँकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था तो इसलिए हम इसको जो है अब फॉर्मली टेस्ट भी इसको कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो पहले कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है जी। पहले चूँकि हमें पता है कि हमें हंटर्स अप्रोच अडॉप्ट करनी है, बॉटम अप अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी है, इसलिए जो है वो हमें बिल्कुल स्टार्ट से जो है पहले हमने क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम अल्टीमेटली जाएंगे पैसेज की तरफ। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज़ ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज? ऑथर का मेन आइडिया क्या है जी? द रीजंस व्हाई द राइट ब्रदर्स सक्सीडेड इन मैन्ड फ्लाइट, द एडवांटेज ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन एंड द राइट ब्रदर्स एक्सपेरिमेंट्स, द राइट ब्रदर्स एक्सपेरिमेंट्स एज पायलट्स, then the importance of glider to the development of airplanes. The word incessantly in line 4 could best be replaced by which of the following? ठीक है, incessantly लाइन 4 में एक incessantly एक वर्ड है, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस करना है किससे? कॉन्फिडेंटली, इंटेलिजेंटली, कॉन्स्टेंटली, ऑप्टिमिस्टिकली. What kind of experience did the Wright brothers have that distinguish them from their competitors? competitors कहते हैं वो लोग जो आप ही के साथ मुकाबला कर रहे हों, आप ही की ट्रेड में हों, उनको हम competitors कहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या एडवांटेज क्या था ओवर देयर competitors? they were geniuses कि वो जीनियस थे, they were glider pilots कि वो ग्लाइडर पायलट्स थे, they were engineers वो इंजीनियर्स थे, and they were inventors या फिर वो इन्वेंटर थे। इनमें से कौन सा एडवांटेज जो था वो उन्हें इन ट्रू सेंस जो है वो हासिल था? नंबर 4 पे हैं जी। अकॉर्डिंग टू द राइट ब्रदर्स व्हाट वाज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्टिंग अ मैन्ड एयरक्राफ्ट? ठीक है, एक मैन्ड एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्ट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है उन्हें आखिर क्या फेस करना पड़ा था? अचीविंग टेक ऑफ, स्टेबलाइजिंग ड्यूरिंग टेक ऑफ के दरमियान स्टेबलाइज करना, मनूवरिंग आफ्टर टेक ऑफ। मनूवरिंग कहते हैं बेसिकली चेंज करना, ठीक है, ट्विस्ट करना। सो क्या प्रॉब्लम था कि टेक ऑफ करना प्रॉब्लम था, टेक ऑफ के दरमियान स्टेबलाइज करना प्रॉब्लम था, या टेक ऑफ के बाद फिर उसको अपने हिसाब से मोड़ना प्रॉब्लम था, या कंट्रोलिंग द लैंडिंग या फिर लैंडिंग जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था? हाउ डिड द राइट ब्रदर्स बिल्ड द विंग्स फॉर द एयरप्लेन्स? कैसे उन्होंने वो अपने एयरप्लेन के लिए विंग्स बनाए? बाय कॉपिंग द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर्स दे हैड फ्लोन, ठीक है, जो जिस ग्लाइडर्स पर वो चलते होते थे उसके विंग्स को उन्होंने कॉपी किया। बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट विंग्स डिज़ाइन इन द विंड टनल, एक विंड टनल में उन्होंने डिफरेंट जो विंग डिज़ाइंस थे उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए। बाय यूजिंग विंग्स दैट हैड बीन डेवलप्ड बाय अदर इंजीनियर्स, या उन्होंने वो विंग्स यूज़ किए जो दूसरे इंजीनियर्स ने जो है वो ऑलरेडी डेवलप उन्हें कर दिए थे। बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम साइंटिफिक लिटरेचर, या फिर उन्होंने साइंटिफिक लिटरेचर से जो है वो डिफरेंट डाटा जो है उसको कलेक्ट किया था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द स्टीम इंजन्स यूज्ड इन अर्लियर एयरक्राफ्ट? पहले जो एयरक्राफ्ट यूज़ हुए थे उनमें जो स्टीम इंजन्स थे उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्या था? दे वर टू स्मॉल टू पावर अ लार्ज प्लेन, कि वो इतने छोटे थे कि एक बड़े प्लेन को जो है एक वो जो रिक्वायर्ड पावर है वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते थे। दे वर टू लाइट टू जनरेट इनफ पावर, कि वो इतने लाइट वेट थे कि वो सही पावर जो है वो जनरेट नहीं कर सकते थे। देन दे डिड नॉट हैव इंटरनल कंबशन पावर, उनके अंदर जो है इंटरनल कंबशन पावर जो थी वो मौजूद नहीं थी। दे डिड नॉट हैव इनफ पावर टू लिफ्ट देयर ओन वेट, उनके अंदर इतना दमखम नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने ही वेट जो है उसको उठा सकें। तो अब आते हैं जी, हम अपने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, अब हम आते हैं अपने पैसेज की तरफ। The question has often been asked why the Wright brothers were able to succeed in an effort in which so many others had failed. Many explanations have been offered, but 3 reasons are most often cited. Cited कहते हैं presented के मानों में आता है, बयान करने, narrated के मानों में आता है। First, they were a team. पहली चीज़ तो वो ये कहते हैं both men worked well together and read the same books, located and shared information, talked incessantly about the possibility of manned flight.
ठीक है। इंसेसेंटली नीचे हमारे पास जो है उसने पूछा हुआ था लाइन 4 में, तब आप देख लें कि यहाँ इसका रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली इन मानों में इसका मतलब बन रहा है। एंड सर्व्ड एज अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट टू ईच अदर। अब कंसिस्टेंट से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इंसेसेंटली का मतलब क्या है। इंसेसेंटली का मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो है वो यही है, क्योंकि यहाँ भी कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। क्वाइट सिंपली 2 जीनियसेस आर बेटर दैन 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इस पूरे पैसेज में हमारे लिए काम का वर्ड क्या है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि हमने हंटर्स अप्रोच अपनानी है, हमने बॉटम अप अप्रोच को लेकर चलना है। वजह उसकी ये है, आप अंदाज़ा करें कि हमने इस पूरे पैसेज में 5-6 लाइन्स पढ़ ली एंड देयर इज़ ओनली 1 वर्ड विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी पूरे का पूरा पैसेज जो है वो हमारे लिए क्या है, वो बिल्कुल बेकार है। they were also both glider pilots, ये उसने पीछे पूछा हुआ है। They were also both glider pilots, unlike some other engineers who experimented with the theories of flights. Orwelly and Wilbur Wright experienced the practical side of their work by building and flying in kites and gliders. Each craft was slightly better than the last, incorporating in it the knowledge that they had gained from previous failures. ठीक है। So we have learned कि वो क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूसली मुसलसल जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं and they are constantly learning from their failures. They had realized from their experiments that the most serious problem in manned flight would be stabilizing and maneuvering the aircraft once it was airborne. ठीक है। अब ये उसने पीछे पूछा हुआ था। अब इसमें एक चीज़ आप देखें, स्टेबलाइजिंग एंड मैनूवरिंग है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। पीछे ऑप्शन जो है उसने एक स्टेबलाइजिंग की दी हुई थी, एक मैनूवरिंग की दी हुई थी, लेकिन आगे याद रखें कि आगे वो कह रहा है कि स्टेबलाइजिंग और मैनूवरिंग के ऑप्शन कब है, डिफ़िकल्टी कब है, सॉरी, जब वो एक बार एयरबॉर्न हो गई है, एक बार वो फ्लाई करना शुरू कर दी है, तो वहाँ पे स्टेबलाइजिंग द टेक ऑफ था। तो यहाँ पे टेक ऑफ की बात नहीं हो रही, टेक ऑफ के बाद स्टेज की बात हो रही है। ठीक है जी। सो ये ऑप्शन आपने ज़रा ध्यान से उस वक्त लगानी है जब हमारे पास ये ऑप्शन आएगी। While others concentrated their efforts on the problem of achieving lift for takeoff, the Wright brothers focused on developing a 3-axis control for their aircraft. By the time that the brothers started to build an airplane, they were already among the best glider pilots in the world, and they knew the problems of flying first hand. In addition, the Wright brothers had designed more effective wings for the airplanes than had been previously engineered. ये भी उसने जो है वो हमसे जो है वो पूछा हुआ है। Then वो कहते हैं कि जी in addition, the Wright brothers had designed more effective wings for the airplane that had been previously engineered. Using a wind tunnel, they tested more than 200 different wing designs, recording the effect of slight variations in shape on the pressure of air on the wings. The data from these experiments allowed the Wright brothers to construct a superior wing for their craft. ठीक है, why they were able to construct better wings उन्होंने बता दिया कि उसने different जो है वो experiments जो है different designs के साथ, air pressures के साथ जो है वो different experiments किए थे. In spite of all these advantages, however, the Wright brothers might not have succeeded had they not been born at precisely the opportune moment in history. Opportune moment, full of opportunities, perfect moment. Attempts to achieve manned flight in the early 19th century were doomed, dashed, khatam ho jana, tabah ho jana, because the steam engines that powered the aircraft were too heavy in proportion to the power that they produced. कि जितनी उतनी वो पावर प्रोड्यूस नहीं करते थे जितने वो खुद हैवी थे. बट बाय द एंड ऑफ 19th century, when the brothers were experimenting with engineering operations, a relatively light internal combustion engine had already been invented, and they were able to bring the ratio of weight to power within acceptable limits for flight. ठीक है जी. तो ये अब प्रॉब्लम था कि वो इंजन खुद इतना हैवी होता था कि वो अपना ही वजन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था. अब ज़रा आते हैं क्वेश्चंस पे. व्हाट इज़ द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज, द रीज़न व्हाई द राइट ब्रदर्स सक्सीडेड इन मैन फ्लाइट. ठीक है, ये उसने बेसिकली बताने. पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि वो सारे का सारा उसका फोकस ही है बुनियादी तौर पे
कि वो किस तरह से कामयाब जो है वो हुए थे। द एडवांटेज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, ये उसने बात की है लेकिन ये मेन टॉपिक नहीं है। द राइट ब्रदर्स एक्सपीरियंस एज पायलट्स, ये तो बिल्कुल तस्करा ही नहीं है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लाइडर टू द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन, इसका कहीं तस्करा हल्का सा मौजूद है लेकिन डायरेक्टली उसने ऐसी कोई बात नहीं की। द वर्ड इंसेसेंटली in line 4 could best be replaced by which of the following? Confidently, intelligently, optimistically या consistently। मैंने पहले ही बता दिया कि regularly, consistently जो है इसका मतलब था। नंबर 3 पे है जी, what kind of experience did the Wright brothers have that distinguished them from their competitors? उनके पास ऐसा क्या था जो उनके competitors के पास नहीं था, ठीक है। they were geniuses, ये तो उसने बिल्कुल नहीं कहा। they were glider pilots, ये उसने कहा है, ठीक है, कि वो ग्लाइडर पायलट थे, उनके पास पहले ही उस फील्ड से रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो था वो क्या था, मौजूद था। According to Wright brothers, what was the most serious problem in constructing a manned aircraft? ठीक है, उनके ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है क्या था? मनूवरिंग आफ्टर टेक ऑफ, सी ऑप्शन, ठीक है। अब स्टेबलाइजिंग ड्यूरिंग टेक ऑफ भी है, हालांकि वहाँ पर उसने, मैंने आपको बताया कि उसने पीछे क्या यूज़ किया हुआ है, पैराग्राफ में उसने क्या यूज़ किया था, स्टेबलाइजिंग एंड मनूवरिंग द एयरक्राफ्ट आफ्टर इट वाज एयरबॉर्न। तो स्टेबलाइजिंग का वर्ड तो उसने यूज़ किया है, लेकिन स्टेबलाइजिंग का वर्ड जो है याद रखें कि यहाँ पर आई कैचर के तौर पर है, क्योंकि ये स्टेबलाइजिंग कह रहे हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ, ठीक है। हालांकि उसने स्टेबलाइजिंग क्या कहा है, स्टेबलाइजिंग आफ्टर द प्लेन इज एयरबॉर्न, कि टेक ऑफ हो गया है, जब वो फिजा में चला गया तो उसके बाद दो मसले थे, मनूवरिंग और स्टेबलाइजिंग। जबकि ये स्टेबलाइजिंग कब की बात कर रहे हैं, ये स्टेबलाइजिंग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ, तो ये वो वाला स्टेबलाइजिंग नहीं है, वो टेक ऑफ के बाद वाले स्टेबलाइजिंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें से हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दैट इज मनूवरिंग आफ्टर टेक ऑफ। हाउ डिड राइट ब्रदर्स बिल्ड द विंग्स फॉर द एयरप्लेन, उन्होंने कैसे किए थे? बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट विंग्स डिज़ाइन इन अ विंड टनल, डिफरेंट प्रेशर्स में डिफरेंट तरह के विंग्स जो है वो मुसलसल डिज़ाइन करते रहते, एंड एज ए रिजल्ट दे वर एबल टू मेक अ परफेक्ट विंग डिज़ाइन फॉर देयर प्लेन। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द स्टीम इंजन्स यूज्ड इन अर्लियर एयरक्राफ्ट, पहले जो एयरक्राफ्ट में जो स्टीम इंजन्स यूज़ किए हुए थे उनमें बुनियादी तौर पर नक्स जो है वो क्या था, दे डिड नॉट हैव एनफ पावर टू लिफ्ट देयर ओन वेट, दे वर टू हैवी, वो अपना ही वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, प्लेन का या एयरक्राफ्ट का वज़न जो है वो बर्दाश्त करना उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं जी सेंटेंस कंप्लीशन पे, इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। वो कहते हैं दिस पार्क हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन ऑल इट्स ब्लैंक वाइल्डनेस सो दैट द विजिटर इज इन फ्यूचर ईयर्स may see how people lived during the 18th century, ठीक है। अब आप इसको ज़रा देख लें कि इसमें ऑप्शंस आपने किस तरह से फिट इन करनी है। मैं ये ऑप्शन नंबर 7 है हमारे पास, सेंटेंस कंप्लीशन की ऑप्शन नंबर 7 है। अब देखिए, दिस पार्क हैज़ बिन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, सेव्ड, ठीक है। इन ऑल इट्स वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस क्या होता है, वैसे तो वीराना कहते हैं, लेकिन वाइल्डरनेस का मतलब एक जो है वो नेचुरल के मानों में भी जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए, जो चीज़ प्रिजर्व की जा रही है वो आर्टिफिशियल तो नहीं होगी, प्रिजर्व किसको किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। देखिए, लॉजिकल कंक्लूजन्स आपने निकालनी है, मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का मतलब जो है वो पता हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल, बिल्कुल भी, बल्कि मेजॉरिटी केसेस में क्या होगा, मेजॉरिटी केसेस में आपको आपके वर्ड का मतलब जो है वो पता नहीं होगा, लिहाजा आपने क्या करना होगा, आपने उसके मीनिंग जो है वो उस वक्त गेस करने होंगे। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने किस तरह से अपने मीनिंग डेवलप करने हैं। अब ये देखें, पहला वर्ड हमारे पास है आर्टिफिशियल, एंड वी ऑल नो कि आर्टिफिशियल जो है चीज़ उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता। देन न्यू फाउंड, न्यू फाउंड जो चीज़ है उसको प्रिजर्व तो किया जा सकता है कि कोई चीज़ नहीं मिली हो तो उसको हम प्रिजर्व कर सकें,
लेकिन वो वाइल्डरनेस नहीं होगी, जो नई चीज़ बनी हुई है वो वीराना नहीं होगी। देन फिरोशियस, फिरोशियस कहते हैं वाइल्ड, ठीक है, तो फिरोशियस तो बिल्कुल भी जो है वो यहाँ किसी सूरत भी जो है वो नहीं बनता, तो फिरोशियस को तो हम बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे। फिरोशियस जंगली, ठीक है, वाइल्ड के मानों में आता है, मतलब दरिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में। तो प्रिस्टीन जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। प्रिस्टीन का मतलब जो है मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए। प्रिस्टीन का मतलब होता है जी, प्रिस्टीन का मतलब होता है ओरिजिनल, अनस्पॉइल्ड के मानों में जो है आप इसको यूज़ करते हैं। देन द एफिलेंट लाइफस्टाइल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस, कंटेम्प्रेरी कहते हैं हमअसर, एक जैसे दौर के जो लोग हैं, आर इन शार्प कंट्रास्ट टू द वेज ऑफ लिविंग ऑफ द फ्रीडम फाइटर। ठीक है जी। अब एक तरफ क्या है जी, एफिलेंट लाइफस्टाइल, एफिलेंट कहते हैं रिच, ठीक है, बड़ा बेतहाशा पैसा हो जिसमें, ठीक है, वेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जो है वो हम कहते हैं। तो ये जो एरिया है, एफिलेंट का मतलब क्या है, रिच। अब अगली उसने देखें की वर्ड्स आप आइडेंटिफाई करें, एफिलेंट के साथ ही उसने क्या कर दिया, आर इन शार्प कंट्रास्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एफिलेंट के उलट वाला जो है वो कोई वर्ड जो है वो आपने चूज करना है। अब देखें एफिलेंट के उलट वाला वर्ड क्या है जी, लैविश तो नहीं हो सकता, लैविश क्या होता, बहुत रिच। स्टिंगी, स्टिंगी कहते हैं पिंचिंग, पिंचिंग उसका ऑपोजिट नहीं है। एक्सट्रावेगेंट का मतलब भी क्या होता है, लैविश। तो अब आपको उसका मतलब अगर चाहे नहीं भी पता ना, ऑस्टेरी का, ऑस्टेरी का मतलब होता है कॉशियस, सिंपल। आपको याद होगा हमारी जो करंट गवर्नमेंट आई थी जब, ठीक है, एक कैंपेन इन्होंने शुरू की थी जिसको इन्होंने नाम दिया था ऑस्टेरिटी। पॉलिटिकली नहीं बात कह रहे हैं हम सिर्फ इस एग्जाम्पल से हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हमें बात वर्ड समझ में आ जाए। वो क्या कैंपेन क्या थी, ऑस्टेरिटी कैंपेन थी, ठीक है। ऑस्टेरिटी कैंपेन मींस बचत की। तो एफिलेंट के मुकाबले में क्या होगा, ऑस्टर, ठीक है, ज़रा बिल्कुल मोहतात। बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू ब्लैंक अदर चैम्प्स, चिंपैंजी इज नो लॉन्गर वेलकम इन हिज ट्राइब्स, ही हैज़ बीन डीम्ड एन ब्लैंक। अब देखें जो डबल लाइन वाले ब्लैंक्स होते हैं ना, उसमें आपको बड़े जो है वो फ़ायदा होता है, बहुत ही कमाल की जो है आपको एडवांटेज मिलता है। क्यों एडवांटेज मिलता है कि एक वर्ड का एक लाइन में जो ब्लैंक आना है उसका मतलब नहीं भी पता, तो अगर दूसरे का पता है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने ऑप्शन कौन सी चूज़ करनी है। अब देखें बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू ब्लैंक अदर चैम्प्स, चैम्प्स चिंपैंजी, टू फाइट विद अदर चैम्प, ठीक है, चिंपैंजी इज नो लॉन्गर वेलकम इन हिज ट्राइब, कि अगर उसमें लड़ने की इनएबिलिटी है, वो लड़ नहीं सकता, तो फिर ये तो नहीं होगा कि उसको अपने ट्राइब में वेलकम नहीं किया जाएगा, फिर तो उसको अपने ट्राइब में वेलकम किया जाएगा ना, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट फाइट, बड़ा जो पोलाइट है, बड़ा धीमे मिजाज के है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, ही विल बी वेलकम्ड। तो आपको आउटलॉ का मतलब नहीं भी पता ना, तो आपको पहले ब्लैंक में फिट करके ये बात समझ में आ गई कि ये वाली ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर फिट नहीं आएगी। अब दूसरे में देखें जी, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू बी फ्रेंड विद अदर चैम्प्स, ठीक है, चिंपैंजी इज नो लॉन्गर वेलकम इन हिज ट्राइब, ये बात तो समझ में आ गई कि चूँकि वो अपने दोस्त, अपने मतलब कबीले में दोस्ती नहीं कर सकता, तो लिहाजा कबीले वाले जो है वो उसे पसंद नहीं करते, ये समझ में आ गई। लेकिन अब इसका दूसरा ऑप्शन पिक करें, ही हैज़ बीन डीम्ड फेवरेट, तो जो दोस्ती नहीं किसी से कर सकता उसको फेवरेट तो नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बी फ्रेंड और फेवरेट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, उस सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा। देन देखिए बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर चैम्प्स, रिलेट कहते हैं ताल्लुक़ बनाना, रिलेशन बनाना,
ठीक है। चूँकि वो दूसरे चैंप्स के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, इसलिए उसको अपने कबीले में वेलकम नहीं किया जाता। ये बात दुरुस्त हो गई, लिहाजा दूसरी भी ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगी। ही हैज़ बीन डीम्ड एन आउटलॉ, कि क्या किया है, आउटलॉ कहते हैं, आउटकास्ट कहते हैं, बिल्कुल ऐसे शख्स जिससे सब लोग जो है वो कता ताल्लुक़ कर लेते हैं। अब डी ऑप्शन भी देख लें एहतियातन, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू हेल्प अदर चैंप्स, चिंपैंजी इज़ नो लॉन्गर वेलकम इन हिज ट्राइब। ये बात समझ में आती है कि वो दूसरों की चूँकि हेल्प नहीं कर सकता, लिहाजा उसको वेलकम नहीं किया जाता। लेकिन ही हैज़ बीन डीम्ड अ लीडर, तो जो किसी की हेल्प ही नहीं कर सकता उसको लीडर तो नहीं माना जाएगा ना, ठीक है। तो चारों ऑप्शन अगर आप उसमें फिट इन करके देखेंगे और आपको आउटकास्ट का या आउटलॉ का मतलब नहीं भी पता, तो इवन देन आप इस पैटर्न पे अपना MCQ करेक्ट मार्क कर देंगे, अगर आप थोड़ी सी भी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको साथ लेके चलते हैं। After his blank in the election, the new mayor adopted an aura of blank that displeased many of the voters. He was too proud to listen to the citizens anymore. अब उसने बता दिया कि he was too proud, कोई ऐसी चीज़ वो कर रहा था कि जो उसके वोटर्स को पसंद नहीं आ रही थी, और उसका हिंट भी उसने दे दिया कि वो चीज़ क्या थी, उस चीज़ का ताल्लुक जो किससे था, बिकॉज ऑफ एरोगेंस, बिकॉज ही वॉज टू प्राउड। अब आप देखें, after his speech in the election, the new mayor adopted an aura of humility that displeased other. Humility क्या होता है, humbleness। अब humbleness किसी को, ये बात तो चलो समझ में आती है ना, after his speech in the election, ठीक, बात समझ आ गई। दूसरे ब्लैंक फिट करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं बनती, बिकॉज aura of humility जो है, humility किसी को डिस्प्लीज नहीं करती। सेकेंड ऑप्शन देखिए जी, आफ्टर हिज विन इन द इलेक्शन, ठीक है, कि इलेक्शन वो जीत गया। द न्यू मेयर इलेक्टेड एन ऑरा ऑफ मीकनेस दैट डिसप्लीज अदर। मीकनेस क्या होती है, कमज़ोरी, विलो वाइल्डनेस। तो कमज़ोरी की वजह से तो कोई भी शख्स जो है उससे नफरत नहीं की जाएगी। आफ्टर हिज कैंपेन इन द इलेक्शन, द मेयर अडॉप्टेड एन ऑरा ऑफ अनॉयंस दैट डिसप्लीज मैनी ऑफ द वोटर। यस, ये हो सकता है, ठीक है, अनॉयंस हो सकता है कि वो तंग आ रहा था, लेकिन देखिए अनॉयंस का एरोगेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आप इसमें देखें, आफ्टर हिज कैंपेन इन द इलेक्शन, कैंपेन के बाद कोई बंदा अनॉय नहीं सर्व करना शुरू कर देगा, अगर तो होता ना आफ्टर हिज विन इन द इलेक्शन, ठीक है, तो फिर तो समझ में आती है कि जीत गया, उसके बाद मगरूर हो गया, उसके बाद दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन अभी कैंपेन चल रही है, तो कैंपेन में जो है वो कोई भी शख्स इस तरह की हरकत अफोर्ड नहीं करता, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आफ्टर हिज विक्ट्री in the election, the new mayor adopted an aura of arrogance. अब यहाँ पर दोनों फिट आ रहे हैं, उसके क्योंकि आगे वो बता रहा था कि he was too proud, तो वो भी आ गया, arrogance भी आ गया, और विक्ट्री वाली जो सिनेरियो है वो भी ठीक हो गया। नंबर 11 पर आए जी, the blank of meat in your refrigerator does not necessarily indicate that you are, अच्छा जी, अब देखें, the presence of meat in your refrigerator does not mean that does not necessarily indicate that you are a herbivore. herbivore क्या होता है, जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, सॉरी, herbivore होता है जो हर्ब्स वगैरह खाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ मीट से वो चीज़ जाहिर नहीं हो रही, प्रेजेंस ऑफ मीट से तो क्या होना चाहिए, कोई कार्निवोर टाइप चीज़ जो है वो जाहिर होनी चाहिए, तो herbivore तो नहीं आएगा। देन द एब्सेंस ऑफ मीट इन योर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर में मीट नहीं है, तो इट डज़ नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू आर अ वेजिटेरियन। ज़रूरी नहीं है, मीट किसी और वजह से भी ख़त्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मीट खाते नहीं, आप वेजिटेरियन है, इस वजह से जो है वो आपने गोश्त फ्रिज में नहीं रखा हुआ। सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ मीट इन योर रेफ्रिजरेटर डज़ नॉट नेसेसरीली इंडिकेट दैट यू आर ऑमनीवोर। ऑमनीवोर होने का अमाउंट ऑफ मीट से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रेजेंस या एब्सेंस से तो चलने बात बनती है। द abundance of meat in your refrigerator does not necessarily mean that you are starving। अब ये abundance की बजाय absence होता ना, तो फिर भी चलें, फिर भी ये ऑप्शन बन सकती थी कि आपके अगर फ्रिज में गोश्त नहीं है, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब हो कि आप भूखे मार रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने चीज़ों को देख लेना। आगे देखें जी, नंबर 12 पे, आफ्टर द कैप्टन अनाउंस दैट देयर वुड बी टर्बुलेंस अहेड। टर्बुलेंस कहते हैं प्रॉब्लम को, तो हम इसको पढ़ते हैं। जो आफ्टर द कैप्टन अनाउंस दैट देयर वुड बी टर्बुलेंस अहेड, पैसेंजर्स वर एडवाइज टू डैश टू देयर सीट्स।
ठीक है जी। आफ्टर ब्लैंक है, आफ्टर लैंडिंग द कैप्टन अनाउंस, लैंडिंग के बाद तो फिर टर्बुलेंस कहाँ आनी है, जब लैंड कर गए जहाज़ उतर गया तो उसके बाद तो आगे कोई सीन ही नहीं है। देन आफ्टर द टेक ऑफ, ये समझ आती है, द कैप्टन अनाउंस दैट देयर वाज टर्बुलेंस अहेड, पैसेंजर वर एडवाइज टू लीव देयर सीट्स। अगर टेक ऑफ पे है जहाज़ और टर्बुलेंस आगे कोई मसला है तो ये कहा जाएगा कि अपनी सीटें छोड़ दें, ये तो नहीं कहा जाएगा। नंबर 3 देखें, आफ्टर द टेक ऑफ द कैप्टन अनाउंस दैट देयर वुड बी टर्बुलेंस अहेड, पैसेंजर वर एडवाइज टू रिमेन इन द सीट्स। ये सही है कि आगे उसने अनाउंस किया कि आगे कोई ख़राबी है, लिहाजा आप क्या करें, सुकून से बैठे रहें। आफ्टर द अराइवल, अराइवल हो गया तो अराइवल के बाद तो फिर आपको कोई आगे हेड चीज़ है ही नहीं, अराइवल के बाद तो आगे कुछ नहीं होगा ना, अराइवल के बाद तो सब लोग उतर जाएंगे। नंबर 13 पर आए जी। देन जी, टारा वाज ब्लैंक about her first driving competition and apparently this enthusiasm was blank. Others began to feel the same way she did. अब वो देखें, हमें पहले नहीं पता कि how was तारा, हमें नहीं पता, हमें लेकिन दूसरी लाइन में पता चल गया, and apparently this enthusiasm, इसका मतलब है कि तारा क्या थी, कोई enthusiastic थी, ठीक है। तारा was nervous, अगर nervous होती तो आगे वो enthusiasm यूज़ ना करता। तारा वाज विड्रॉन, विड्रॉन क्या होता है, सी ऑप्शन पहले हम डिस्कस करें, विड्रॉन बिल्कुल ही पीछे हट जाना, अगर वो पीछे हट जाता तो फिर आगे एंथुजियाज्म यूज़ नहीं करता। तारा वाज एजिटेटेड, एजिटेटेड कहते हैं प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट कर रहा होता तो फिर भी क्या होता, आगे वो ये ना करता कि उसका जो एंथुजियाज्म था, जो शख्स एजिटेटेड होता है वो एंथुजियाज्म शो नहीं करता, ठीक है जी। सो ओनली ऑप्शन हमें नहीं मतलब पता, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम करेंगे कि Tara was excited about her first driving competition and apparently this enthusiasm was contagious. Contagious होता है एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होने वाला, मसलन खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ फरमाए, जो ये वबा है कोरोना, दैट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, ठीक है, क्योंकि ये एक से दूसरे को जो है वो मुंतकिल होने वाली बीमारी है। तो वो कहते हैं कि उसका जो एंथुजियाज्म था वो कंटेजियस था। द अदर्स बिगैन टू फील द सेम वे शी डिड, कि जैसा वो फील कर रही थी दूसरे भी ऑटोमेटिकली क्या हुए, आहिस्ता आहिस्ता वैसा ही फील करना शुरू हो गए। देन बिकॉज द टेस्ट हैज़ बीन डीम्ड इनएक्यूरेट, ठीक है, कि चूँकि टेस्ट को इनएक्यूरेट डिक्लेयर कर दिया गया है, द ब्लैंक वी ऑब्टेन्ड आर ब्लैंक, ठीक है, द फाइंडिंग्स वी ऑब्टेन्ड आर वैल्यूएबल। जब टेस्ट इनएक्यूरेट है तो फाइंडिंग वैल्यूएबल कैसे हो सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आगे देखें, द फिगर्स वी ऑब्टेन्ड आर इंटरेस्टिंग। जब टेस्ट इनएक्यूरेट है तो फिगर्स इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, ये कॉज एंड इफेक्ट आपने डेवलप करनी है। द रीडिंग्स आर अनडिनाइबल, अनडिनाइबल होता है जिनकी तरदीद ही ना की जा सके। जब टेस्ट इनएक्यूरेट है तो फाइंडिंग्स जो है वो अनडिनाइबल नहीं होंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, द रिज़ल्ट्स आर इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव कहते हैं ऐसे रिज़ल्ट्स जिनके बारे में जो डिपेंडेबल ना हो, ट्रस्ट वर्दी ना हो, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नंबर 15 पे, जोश लेट्स हैज़, या जॉश आप इसको पढ़ सकते हैं, जॉश लेट्स हैज़ ब्लैंक गेट द बेस्ट ऑफ हिम, ही ब्लैंक कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट रिजल्टिंग इन अ स्लॉपी प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि अब उसने क्या किया, प्रेजेंटेशन बड़ी स्लॉपी दी है, बड़ी घटिया, बड़ी फजूल किस्म की प्रेजेंटेशन दी है। तो अब क्या होगा, कोई नेगेटिव चीज़ उसने की है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं की। जॉश लेट्स हिज प्रूडेंस, प्रूडेंस कहते हैं इंटेलिजेंस, एनालिटिकल एबिलिटी को, ठीक है, गेट द बेस्ट ऑफ हिम। अब अगर उसने बेहतरीन अंदाज में अपनी सलाहियत को या अपनी टैलेंट को इस्तेमाल किया है तो फिर प्रेजेंटेशन तो स्लॉपी नहीं होगी, ठीक है। और इसको आगे भी देख सकते हैं, ही पेशेंटली कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, अगर उसने पेशेंटली अपना काम किया हो तो फिर प्रेजेंटेशन स्लॉपी नहीं हुआ करती। नेक्स्ट देखें जी, प्रिसाइजनेस और केयरफुली, अगर उसने प्रिसाइजली काम किया और केयरफुली बनाई है कोई चीज़ तो फिर प्रेजेंटेशन फिर भी स्लॉपी नहीं हो सकती। देन लेट्स हिज इमोशन गेट द बेस्ट ऑफ हिम, ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया, बट आगे देखें, ही कॉशियसली कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, कॉशियसली अगर प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किया है तो फिर भी क्या होगा, फिर भी जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो स्लॉपी नहीं होगी।
So C option is the right option. Josh lets his impatience get the best of him. कि उसने अपनी जो बेसब्री है उसको खुद पर तारी कर लिया. He hastily completed his project. और जल्दी जल्दी उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जिसके नतीजे में उसकी प्रेजेंटेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लॉपी थी. Although the revision process can be blank, it is important to make sure your work gets blank for even the insignificant error. ठीक है कि रिवीजन प्रोसेस जो है वो कैसा हो सकता है, बड़ा ब्लैंक. अब वो देखते हैं कुछ भी जो भी आएगा आगे, लेकिन इसके बावजूद अहम बात ये है कि आप क्या करें, अपने काम को गेट्स ब्लैंक, फिर ब्लैंक आया हुआ है वो देखते हैं कि क्या है. ऑल्दो द रिवीजन प्रोसेस कैन बी इंटरेस्टिंग. ठीक है, रिवीजन प्रोसेस जो है वो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता. तो ख़त्म होगी कहानी ये. सी ऑप्शन देखें. ऑफ although the revision process can be annoying, it is important make sure your work gets blank for even insignificant error. ठीक है, your work gets completed for insignificant error तो नहीं हो सकता ना. ठीक है, एरर्स को तलाश करने के लिए वर्क को कंप्लीट नहीं करते, कुछ और करते हैं, वो भी आएगा ऑप्शन. कैन बी केयरफुल, इवन डी ऑप्शन देखें. although the revision process can be careful, it is important to make sure your work gets authored. ठीक है, ऑथर फॉर एरर, एरर आइडेंटिफाई करने के लिए ऑथर तो नहीं ना किया जाता वर्क को, ऑथर तो ऑलरेडी पहले ही मौजूद होता है. तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल्दो द रिवीजन प्रोसेस कैन बी टेडियस. टेडियस कहते हैं स्लो, बड़े टाइम टेकिंग, बहुत स्लो हो सकता है, लेकिन इसके बाद बावजूद आपने क्या करना है, यू मस्ट लुक फॉर योर वर्क टू गेट प्रूफ रेड. ठीक है, प्रूफ रेड क्या होता है, प्रूफ रीडिंग हम करते हैं जिसमें एरर्स जो है वो हम निकालते हैं. नंबर 17 पर अगर हम जाएँ तो देखें, वो कहते हैं अनलाइक द एंशिएंट ग्रीक्स वी आर इंटरेस्टेड इन अ पर्सनस ब्लैंक, द थिंग्स दैट मेक ईच पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द जनरल. अब उसने एक ब्लैंक दिया ना, ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है. सेंटेंस कंप्लीशन में हमने किया था ना कि रिप्लेसमेंट ऑफ अ फ्रेज आ जाएगी. तो अब ये रिप्लेसमेंट ऑफ अ फ्रेज है कि एक वर्ड उसने दिया है, लेकिन आगे उसने दे भी दिया है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं. तो क्वालिटीज़ इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ नहीं बनाती. फेलियर्स भी इंसान को मुख्तलिफ नहीं बनाते. स्टीरियोटाइप्स तो वो कहते हैं कॉमन चीज़ें, तो ये तो बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं बनाती. तो इडियोसिंक्रेसीज जो हैं, स्पेशलिटीज़ को कहते हैं, जो आप में जुदा चीज़ें होती हैं दूसरों से, उसको इडियोसिंक्रेसीज कहते हैं. तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन पर्सन इडियोसिंक्रेसीज, कि हम उसकी जो ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं उनको देखते हैं कि जिसकी वजह से वो दूसरों से क्या करता है, स्टैंड आउट करता है. देन नंबर 18 पे है जी, जॉनसन वॉज सच एन आउटस्टैंडिंग ओरेटर दैट हिज कंटेम्प्रेरीज वर टू डेजल्ड बाय हिज ब्लैंक टू क्वेश्चन हिज फंडामेंटल फिलॉसफी. कि वो इतना अच्छा ओरेटर था कि उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे, उसके जो हमअसर लोग थे, डेजल्ट कहते हैं शॉक्ड, हैरान रह जाना, कि वो उसकी ऐसी चीज़ से मुतासिर हो जाते थे कि वो उसकी फंडामेंटल फिलॉसफी जो थी उसके बारे में सवाल ही नहीं करते थे. वो टू डेजल्ट बाय परसोना. ठीक है, परसोना कहते हैं उसकी ज़ात, उसकी ज़ात से तो इतनी मुतासिर होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑरेटर की बात हो रही है. देखें, अगर वो कहता ना ही वॉज अ मॉडल, तो मॉडल की तो ज़ात से मुतासिर हुआ जा सकता है, लेकिन ऑरेटर की ज़ात से मुतासिर होने वाली बात नहीं बनती. गाइल कहते हैं एबिलिटी टू चीट. ठीक है, तो इससे भी मुतासिर होने वाली बात नहीं है. एंगर से तो बिल्कुल भी कोई मुतासिर नहीं होता. ठीक है, तो रेटोरिक, ठीक है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन. रेटोरिक कहते हैं लहजे को, कि वो इतना ज़बरदस्त ऑरेटर था कि उसके लहजे से ही लोग इतने मुतासिर हो जाते थे. अब नाउ रेटोरिक इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एन ऑरेटर, कि वो उसका लहजे से इतने मुतासिर हो जाते थे कि वो उसकी एबिलिटी को क्या करते थे, क्वेश्चन ही नहीं करते थे. नंबर 19 पे हैं जी, moths are nocturnal pollinators visiting scented flowers during the hours of darkness, whereas the butterflies are blank, attracted to bright flowers in daytime. ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर टर्म है कि एक ऐसी चीज़ जो कि दिन के वक्त किसी चीज़ की जानिब, फ्लावर्स की जानिब मूव करती है, उसको, ये टिपिकल टर्म है. ठीक है, तो डायनल इसको हम कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ कंसिडर द करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें देख लें आगे भी, दैट वेयर एज द बटरफ्लाइज आर कलरफुल
ठीक है। कलरफुल तो नहीं है, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हमने बतानी है, कलरफुल का नाइट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। एफेमरल और ब्रिलियंट का भी जो है वो डे टाइम से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं बनता। नेक्स्ट देखें जी, द assumption that chlorofluorocarbons would be blank in the environment because they were chemically inert was challenged by the demonstration of the potential threat to the ozone layer. Inert कहते हैं बिल्कुल कह लें कि which cannot be damaged, ठीक है। तो innocuous कहते हैं, innocuous कहते हैं बिल्कुल बेज़रर चीज़ जो है उसको हम जो है वो innocuous कहते हैं। The assumption that chlorofluorocarbons would be innocuous in the environment, कि वो environment के लिए जो है वो बिल्कुल भी जो है वो हार्मलेस, बिल्कुल भी हार्मफुल जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बिकॉज देवर केमिकली इनर्ट से हमने देखना है। इनर्ट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो डैमेज ना कर सके, बेज़रर। तो बेज़रर के साथ हमने मैच करके देखना है। अब देखें टॉक्सिक तो क्या है? इनर्ट का बिल्कुल उलट है, ठीक है। जो चीज़ इनर्ट है वो टॉक्सिक नहीं हो सकती, जो इनर्ट है वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं हो सकती। और जो परसिस्टेंट का टॉक्सिक से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने इनर्ट से उसका ताल्लुक नहीं है, हमने इनर्ट का सिनोनिम ढूंढना है। और रेयर का भी इनर्ट से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन विच सूट्स द वर्ड इनर्ट वो क्या है? वो है इनॉक्यूअस। और इसी को जो है वो हम ठीक करेंगे। इसके साथ ही बेटे हम अपने इस टेस्ट को जो है, इस टेस्ट नंबर 5 को वो वाइंड अप कर रहे हैं। एक टेस्ट हम आपको और सेंटेंस कंप्लीशन का लेंगे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटे कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ लैंग्वेज के हवाले से आप प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं क्या, दुनिया का कोई उस्ताद भी जो है वो आपको पढ़ाने की पोजीशन में, आपको मतलब लैंग्वेज सिखाने में जो है वो शायद इस तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इन हालात में आपका इदारा बहुत एक आउट ऑफ द वे जाके एक एफर्ट कर रहा है, हम सब भी बड़े आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू अर्न अ गुड नेम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर अस, फॉर द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो वर्क हार्ड, और मेहनत से जो है वो आप इंशाल्लाह जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।